शुभ संध्या। मैं अब 6 साल से अधिक समय से आपका प्रधानमंत्री हूँ। ये वास्तव में एक बड़ा गौरव रहा है और जब हम इस वर्ष के अंत में चुनाव की ओर बढ़ेंगे तो हो सकता है कि यह मेरा आखिरी नववर्षीय भाषण हो। इसलिए आज मैं ज्यादा विस्तार से राजनीतिक और व्यक्तिगत संदर्भ में बात करना चाहूंगा। मैं समाजवादी बना क्योंकि मैं न्याय में विश्वास करता हूँ और मैं प्रधानमंत्री बना क्योंकि मैं मानता हूं कि हम इस अद्भुत देश को और भी बेहतर बना सकते हैं। मैंने इसके लिए भरपूर कोशिश की है, लेकिन ये समय मेरे लिए थोड़ा भिन्न साबित हुआ है जैसा कि मैंने पहले सोचा था। पहले कोरोना की स्थिति सामने आई, फिर युद्ध फिर से यूरोप में लौटा और अब फिर से ग्रीनलैंड और साम्राज्य के बारे में विवाद। मुझे लगता है कि इन संकटों ने हम सभी को आकार दिया है, मुझे भी। उन्होंने मुझे अधिक मजबूत बना दिया है, अंतिम नहीं लेकिन चर्चाओं में, और मैं स्वयं तस्वीरों में परिवर्तन देख सकता हूं। मुझ पर की गई कुछ आलोचनाएं सही हैं और मैं उसे मानता हूं। मैं इस पर ध्यान केंद्रित कर रहा हूं कि हम डेनमार्क और यूरोप के लिए मिलकर काम करेंगे एक कठिन समय के माध्यम से। लेकिन इस दौरान मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी और तुम्हारी सही सुनवाई में कमी कर गया हूं। हमने पर्याप्त नहीं किया है। बढ़ती खाद्य कीमतों के संदर्भ में हमने बढ़ती असमानता के संदर्भ में पर्याप्त नहीं किया है और हमने उन बच्चों और युवाओं के लिए पर्याप्त नहीं किया है जो परेशान हैं। इससे अलग होना चाहिए और इसकी जवाबदेही मेरी है। और इसीलिए पहले आपसे, माता पिता और दादा दादी जो आज रात देख रहे हैं, हम सभी एक बच्चे या एक युवा व्यक्ति को जानते हैं जो ठीक नहीं है। एक बच्चा जिसकी बचपन भय, स्कूल तनाव, परेशान या स्वयं और जीवन में विश्वास की कमी से परेशान है। और हालांकि ज्यादातर बच्चे और युवाओं डेनमार्क में अच्छी और खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं, वे एक दुनिया देखते हैं जो उनके आंखों के सामने खुल रही है और उनके पास भविष्य के लिए सपने और उम्मीदें हैं। बहुत अधिक बच्चे और परिवार ऐसी स्थिति से जूझ रहे हैं। अंधकार के खिलाफ लड़ाई, चाहे वह उनकी मानसिकता में हो या सिस्टम के खिलाफ संघर्ष का अनुभव। दूसरे शब्दों में, बहुत से लोग मुश्किल स्थिति में अकेले खड़े हैं। माँ और पिता क्या करते हैं जब वे काम पर साहसी होते हैं और अपनी तरफ से सबसे अच्छा करते हैं, लेकिन संदेह बना रहता है। क्या फिर से स्कूल से कॉल आएगी जहां एक किशोर शायद घर पर अकेले बैठा है, दूसरों के साथ सामूहिक योद्धाओं का अभाव है और स्क्रीन समय, मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और प्राथमिक स्कूल में समावेशन की समस्याएं मौजूद हैं। आप में से कई लोग बहुत कठिन मजबूरी में हैं और हमें समाज के रूप में इसे अधिक सामूहिक रूप से साझा करने की आवश्यकता है। हम प्राथमिक स्कूल को बदलने के लिए काम कर रहे हैं और हम मनोचिकित्सा को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। अधिक युवा अब एक पार्ट टाइम नौकरी कर रहे हैं और मुझे वास्तव में लगता है कि हम सभी जानते हैं कि ये अकेले हल नहीं होगा और हम सभी का एक व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। लेकिन अभी कुछ बड़े संगठन हमारे बच्चों की मासूमियत छीन रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्हें कठोरता से नियंत्रित किया जाना चाहिए और सोशल मीडिया के मालिकों को, उन्होंने लाखों कमाए हैं, उन्होंने दूसरों की कीमत पर अरबों कमाए हैं, खासकर हमारे बच्चों की। अब समय है कि वे वापस भुगतान करना शुरू करें ताकि उनकी विशाल संपत्ति, मानसिकता और विशेष रूप से बच्चों और युवाओं की मदद में निवेश की जाए, न केवल डेनमार्क में बल्कि पूरे यूरोप में। इस काम का नेतृत्व करना मैं चाहूंगा। मैं 70 के दशक में पैदा हुआ था। उस वक्त मोबाइल फोन और सोशल मीडिया जैसी चीजें नहीं थीं। इसकी बजाय बेरोजगारी बहुत अधिक थी और अर्थव्यवस्था भी खराब दौर से गुजर रही थी। तब जॉन मोगेनसन ने गाया कि डेनमार्क में कुछ गलत था, बस वह पेंटिंग लड़का, ठीक है, और फिर आप जो चाहें ले लो। मुझे आश्चर्य है कि अगर वह आज तक जीवित रहता तो वह क्या कहता, क्योंकि यद्यपि डेनमार्क स्पष्ट रूप से एक बेहतर और समृद्ध समाज है और यद्यपि हम लंबे समय तक जीते हैं और अधिक लोगों को अच्छी तरह से शिक्षित और शिक्षित किया जाता है, उसी समय असमानता बढ़ रही है। ये एक ऐसा विकास है जिसका मैं प्रधानमंत्री के रूप में विरोध करने की कोशिश कर रहा हूं। हमने उन लोगों के लिए प्रारंभिक सेवानिवृत्ति का अधिकार पेश किया जो सबसे लंबे समय तक काम करते हैं और सबसे कठिन काम करते हैं। हमने आपको एक वृद्धि दी है, विशेष रूप से एक महिला विषय जो हमारे बच्चों और हमारे बुजुर्गों और हमारे मरीजों के साथ काम करती है। हमने वरिष्ठ नागरिकों की यात्रा को बेहतर बनाया है, डेनिश श्रमिकों के लिए भत्ते की प्रणाली को एकजुट किया है, हजारों लोगों को नकद सहायता से बाजार में लाने में मदद की है, सट्टेबाजी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है और साझा कल्याण के लिए पैसे लगाए हैं। लेकिन हम पर्याप्त नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह समस्याग्रस्त है जब बहुत औसत आय वाले परिवारों के लिए कोपेनहेगन में
एक अपार्टमेंट ढूंढना मुश्किल होता है जिसे आप बर्दाश्त कर सकते हैं, और देश के अन्य हिस्सों में आपको एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए ऋण प्राप्त करना मुश्किल होता है। ये समस्याग्रस्त है जब कोई अमीर हो जाता है क्योंकि वह सही जगह पर रहता है, जबकि दूसरों को सुपरमार्केट में खरीदारी करते समय पैसे प्राप्त करने में कठिनाई होती है। और ये समस्याग्रस्त है जब कोई खुद को बहुत जल्दी सेवानिवृत्त कर सकता है, जबकि अधिकांश अन्य केवल सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ते हुए देख सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि हर किसी को समान होना चाहिए, लेकिन मेरी राय में डेनमार्क बहुत छोटा है और स्वास्थ्य के मामले में बहुत अधिक अंतर है, और कई वर्षों से डेनमार्क में सबसे अधिक बीमार लोगों वाले क्षेत्रों में सबसे कम डॉक्टर हैं। वास्तव में ये विपरीत होना चाहिए था और अभी भी है। अब अधिक डॉक्टर वेंसेसेल और लोलैंड आते हैं, और आप जो पुरानी बीमारियों से पीड़ित हैं, ये सीओपीडी हो सकता है, फिर दिल के रोगियों में मधुमेह है, अब आप आखिरकार अधिक सुसंगत उपचार की उम्मीद कर सकते हैं। अब रोगी को लेने की आपकी बारी है। जब ताकत की बात आती है तो अब उन लोगों को अधिक मदद की पेशकश की जा रही है जो बीमारी से बचने के लिए भाग्यशाली हैं, लेकिन कुछ देर से आने वालों से लड़ सकते हैं। आपको शायद कुछ साल पहले की स्वास्थ्य नीति याद है। अस्पतालों में इंतजार का समय लंबा है और हमारे पास नर्सों और दाइयों की कमी है। हमने कुछ चीजें की हैं, लेकिन यह उन क्षेत्रों में से एक है जहां सहायता अभी भी पिछड़ रही है। ये आप में से उन लोगों के लिए है जो मौजूदा सबसे घातक बीमारियों में से एक के साथ रहते हैं, डिमेंशिया। बस भूलना शुरू कर दिया, फिर आप अपना व्यवहार बदल सकते हैं और अंततः आप अब ज्ञात नहीं होंगे। एक आदमी की दृष्टि से गायब हो जाते हैं। ये बेईमान है और हम में से कई ने कोशिश की है। फिर मुझे यादें रखने की अनुमति है। लिवावील बहुत खूबसूरती से गाती है, लेकिन ये आपके लिए सिर्फ थोड़ा सांत्वना है जिनके पास प्रियजन है। जबकि चिकित्सा अभी तक मनोभ्रंश का इलाज नहीं ढूंढ पाई है, हमें बीमारी का पता लगाने, रोकने और इसे कम करने और उन लोगों को देखने के लिए बेहतर होना चाहिए। हम आपको मदद और समर्थन प्रदान कर सकते हैं। रिश्तेदार हैं, ये सब राष्ट्रीय मनोभ्रंश योजना का हिस्सा है जिसे सरकार नए साल में यहाँ पेश कर रही है। हम महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए पहला राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र भी स्थापित कर रहे हैं। हम ऐसा करते हैं क्योंकि दुर्भाग्य से महिलाओं की बीमारियों को वर्षों से अनदेखा किया गया है। हम इस पर पुनर्विचार करेंगे और हम देखेंगे कि जन्म के बाद बीमारी या चोट से जूझ रहे लोगों की बेहतर मदद कैसे कर सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे समाज में और हमारी स्वास्थ्य देखभाल में थोड़ा पुराना रवैया है कि हम महिलाओं को अपने दांतों को पीसना चाहिए और कुछ पैनोडिल्स लेना चाहिए, लेकिन प्रसवोत्तर चोटों को उन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इलाज किया जाना चाहिए। वास्तव में ये स्वयं स्पष्ट होना चाहिए। राजनीति अभी भी महत्वपूर्ण असर डाल सकती है, चाहे उनके पीछे अजीब सरकार ही क्यों न हो। मुझे बिल्कुल पछतावा नहीं है कि हमने 3 साल पहले केंद्रीय सरकार का निर्माण किया था। विभाजन और अशांति की विशेषता वाली दुनिया, हमने सहयोग करने का विकल्प चुना है। ये बात स्पष्ट है कि पार्टियों के लिए यह सकारात्मक नहीं है, लेकिन मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह डेनमार्क की सेवा करता है और यह सबसे महत्वपूर्ण है। आज शाम मैं क्रिस्टियान्सबर्ग में सभी दलों से अपील करना चाहूंगा कि वे एक दूसरे से बहुत दूर ना हों, खासकर खाद्य पदार्थों की कीमतों के संबंध में। हम वैश्विक कच्चे माल की कीमतों को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन हम इसके कुछ प्रभावों को कम कर सकते हैं। अपनी अगली वेतन पर्ची या भुगतान या अपनी बिजली बिल पर ध्यान दें, जहां कर जल्द ही हट जाएगा। अच्छे समझौतों के कारण वेतन और पेंशन में बढ़ोतरी हुई है और करों में छूट दी गई है, जो एकल माता पिता को फायदा पहुंचाती है। इस साल ज्यादातर डेनिश नागरिकों के पास अधिक पैसे उपलब्ध होंगे, यहां तक कि रात के खाने या बच्चों के लंच के लिए सामान खरीदने के बाद भी। लेकिन फिर भी चीजें खरीदना महंगा है और ये विशेषकर उन लोगों पर असर डालता है जिनके पास धन की कमी है। हमने पहले भी कहा था कि उच्च खाद्य पदार्थों की कीमतों के खिलाफ कदम पर्याप्त नहीं उठाए गए हैं और अब हम इस दिशा में बदलाव करेंगे। सरकार इस साल एक खाद्य चेक प्रस्तावित करेगी। यह मुख्यतः उन पेंशनधारियों के लिए होगा जिनके पास बैंक में बहुत अधिक संपत्ति नहीं है, उन लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं और उन परिवारों के लिए जिनकी आय अधिक नहीं है। ये एक सीधी नकद हस्तांतरण होगी। ये आपको सुपरमार्केट में जाने के लिए बेहतर सुविधा देगा, लेकिन इससे कीमतें कम नहीं होंगी। इसलिए सरकार उस आर्थिक योजना में, जिसे हम नए साल में प्रस्तुत करेंगे, खाद्य वस्तुओं की कीमतों को कम करने के लिए वैट को घटाने के लिए धन का प्रबंध करेगी। या तो खाद्य पदार्थ आमतौर पर थोड़ा सस्ते हो जाएं या फल और सब्जियों पर से वैट हटा दिया जाए। अब हम इस पर संसद की पार्टियों के साथ बातचीत शुरू कर रहे हैं। एक और चीज जो हम इस साल पेश करने जा रहे हैं वह है एक निर्वासन सुधार, और इसका मतलब होगा कि और ज्यादा अपराधी प्रवासी डेनमार्क से बाहर भेजे जाएंगे।
लेकिन मुझे पहले ये कहने दें, आप सभी को जो यहां आए हैं और डेनमार्क को अपनाया है, और आप सभी को जिनकी हमारे समाज को जरूरत है, आप डेनिश हो सकते हैं, भले ही आपकी पसंदीदा डिश फ्रिकाडेलर डिश या मैकेरल सैंडविच न हो। हमें एक जैसा दिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। और डेनमार्क में अगर लोकतंत्र और धर्म टकराते हैं तो धर्म को पीछे हटना होगा। इसलिए उन लोगों के लिए जो यहाँ आते हैं और अपराध करते हैं, आपको यहाँ रहने की इजाजत नहीं। हम आपकी अनुशासनहीनता और दबाव का समर्थन नहीं करेंगे जो हमारे सुंदर देश को नुकसान पहुंचाती है। ये कोई नहीं समझता कि क्यों एक इराकी व्यक्ति जिसने निर्दोष व्यक्ति पर हमला किया है को फिर भी निर्वासन से बचाया जा रहा है, या क्यों एक पूर्व दोषी कोसोवो का शख्स जिसने सालों तक अपने बच्चों और पत्नी को प्रताड़ित किया, उसे यहां रहना जारी रखने की अनुमति दी गई है। ये समझ से परे है। इसलिए सरकार यह प्रस्ताव देगी कि भविष्य में प्रवासियों को गंभीर अपराध करने और 1 साल से अधिक जेल की सजा पाने पर निर्वासित किया जाए, भले ही वे डेनमार्क से कितना भी जुड़ाव रखते हों। और इससे यह संदेश स्पष्ट हो जाता है कि यदि कोई गहरे हिंसा, बलात्कार या किसी अन्य तरह के गंभीर अपराध में दोषी पाया जाता है तो डेनमार्क में उसे रहने की अनुमति स्वीकार्य नहीं है। सख्त डेनिश प्रवासन नीति का धन्यवाद है, और जहां हम पहले से ही आयोगों के किनारे तक जाते हैं, हम अब भी उन प्रवासियों को निर्वासित करते हैं जो यहां आए हैं और अपराध करते हैं। अब जब हम आगे जा सकते हैं तो इसका कारण है क्रिसमस से पहले डेनमार्क और इटली ने मिलकर 27 देशों का समर्थन हासिल किया ताकि यूरोपीय मानवाधिकार संधि के नए व्याख्या को अपनाया जा सके। सबसे पहले और प्राथमिकता जनता के साथ पीड़ितों की सुरक्षा होगी, अपराधियों की नहीं। और अब इसके प्रभाव को अदालत की प्रक्रिया में देखने के लिए कई वर्षों का इंतजार करने के बजाय हम डेनमार्क में इससे आगे बढ़ेंगे और कानून को अभी गर्मियों से पहले ही लागू करेंगे। मैं आज रात बात करूंगा, ये विदेश नीति पर नहीं है, हालांकि ये हो सकती थी, लेकिन आप मेरी विश्लेषण जानते हैं और आप जानते हैं हम और सरकार कहां खड़े हैं। हम डेनिश रक्षा और डेनिश आपातकालीन सेवाओं को मजबूत करने में पूरी तरह सक्रिय हैं। पहले कभी हमने इतनी तेजी से और इतनी निर्णायकता से उन्नति नहीं की, और हम निश्चित रूप से यूक्रेन को समर्थन देते रहेंगे। कुछ लोगों के लिए ये अभी भी संघर्ष लगता है जो दूर है, लेकिन चीजें जुड़ी हुई हैं। अगर हम किसी देश को गिरने दें तो रूस को यूरोप में आगे बढ़ने का मार्ग मिल जाएगा। हम आर्कटिक में सुरक्षा को मजबूत करने पर भी काम कर रहे हैं। राज्य का क्षेत्रफल बड़ा है और जनसंख्या छोटी है, और पिछले साल में हमने बहुत कुछ सहा है। खतरों, जुनून और तिरस्कारपूर्ण भाषण, यहां तक कि हमारी जीवन भर की सबसे करीबी सहयोगियों की तरफ से दूसरे देश और दूसरे समुदाय को अधिग्रहित करने की इच्छा के रूप में, जैसे कि ये कुछ खरीदा या स्वामित्व में लिया जा सकता है, ये कतई स्वीकार्य नहीं है। हम दुनिया में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, और ये हम नहीं हैं जो संघर्ष की खोज करेंगे, लेकिन किसी को भी संदेह नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, हम सही और गलत के बीच दृढ़ता से टिके रहेंगे। अगर कोई नए साल में आशा को लेकर उदासीन महसूस करता है तो मैं इसे समझता हूं। ऐसा लगता है जैसे इन वर्षों में आशा कहीं छुप गई हो, लेकिन शायद हमें इसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। शायद ये यही है, हमारे एक दूसरे के लिए देखभाल में, हमारी दूसरों पर भरोसे और हमारी डेनिश तरीके से चीजें करने में। शायद हमें स्वयं पर अधिक विश्वास करना चाहिए और उन मूल्यों में जिन्हें हमने डेनमार्क की नींव पर रखा है, जहां कुछ के पास ज्यादा है और बहुत कम के पास कम। और शायद ये खास तौर पर कठिन समय में है कि हमें विश्वास फिर से पाना चाहिए कि कल आज से बेहतर होगा। कम से कम मैं इसके लिए अपना प्रयास करूंगा।